हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा आपका अपने चैनल स्टडी नाउ 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज चैप्टर 5 की क्लास है हिस्ट्री, क्लास 6 की। ओके, और एक और बात, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ओके, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहला पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहले राजा की नियुक्ति जन के द्वारा की जाती थी, अर्थात जन मतलब जनता, जनता के द्वारा राजा की नियुक्ति की जाती थी। परंतु 3000 वर्ष पहले इस प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन किया गया और बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से लोगों ने खुद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, यह एक ऐसा यज्ञ था जिसमें, पहला बुलेट देखिए, फर्स्ट का पहला बुलेट, यह एक ऐसा यज्ञ था जिसमें क्या किया जाता था, एक घोड़े को राजा की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उसके पीछे राजा के कुछ लोग लगा दिए गए। ठीक है, इस घोड़े को अगर कोई राजा रोकता है तो उसे उस अश्वमेध यज्ञ कर रहे राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, घोड़े रोकने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर उसने घोड़े को नहीं रोका तो इसका क्या मतलब होता था, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसे ही बहुत शक्तिशाली मानकर राजा का पद सौंप दिया जाता था। ठीक है, यही है अश्वमेध यज्ञ। ओके, अगला है वर्ण, वर्ण व्यवस्था। पहला बुलेट है पुरोहितों ने लोगों को, अर्थात समाज में रहने वाले लोगों को 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिन्हें क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, जिसका काम क्या था, वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। ठीक है, दूसरा था शासक, अर्थात जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, उनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान दिया गया विश्व या फिर वैश्य को। ये कौन कौन से थे, इनमें कौन आते थे, कृषक, पशुपालक और व्यापारी। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। याद रखिएगा, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में जो अंतिम स्थान दिया गया वो शूद्रों को दिया गया। इनका काम क्या था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था इनका काम। इसके अलावा महिलाओं को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिला और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, महायज्ञ जो करते थे वो अब जन के राजा नहीं रहे, वो क्या माने जाने लगे, जनपदों के राजा। और सेकंड बुलेट में देखिए कि जनपद किसे कहा जाता है, जन के बसने की जगह, अर्थात जन मतलब लोग जहाँ बसा करते थे, नगर, शहर, राज्य, उस तरह। ठीक है, तो उन्हें ही जनपद कहा गया, नगरों को इत्यादि। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये इसके प्रमुख उदाहरण है जनपद के। यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, चावल, गेहूं, जौ, धान, दालें, सरसों इत्यादि फसलें उगाते थे, और भी काफ़ी सारे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले थे। ठीक है, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें क्या कहा गया, चित्रित धूसर पात्र कहा गया। चित्रित धूसर पात्र से क्या समझ आ रहा है, मतलब ऐसे पात्र जिनमें चित्र बनाए हुए थे, अर्थात चित्र बने हुए पात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाजनपद, जनपद के बारे में पढ़ लिया, अब महाजनपद पर आते हैं। करीब 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद इतने महत्वपूर्ण हो गए, करीब 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद इतने महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते थे। ठीक है, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। आगे है कर। महाजनपदों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जनता से कर लेना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, महाजनपद है तो ज़रूरत भी बड़ी होगी उनकी, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया, जनता से कर लेना शुरू किया। कर वो किस प्रकार लेते थे, जैसे कृषकों से फसलों का
फसलों की उपज का 1/6 भाग ले लिया करते थे, उसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। कृषकों से फसलों की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, उसे भाग कहते थे। ठीक है, आगे है कारीगरों पर जो कर लगाया जाता था ना, वो उसे कैसे चुकाते थे? राजा के पास महीने में 1 दिन काम करके कारीगरों को अपना कर चुकाना पड़ता था। राजा के पास महीने में 1 दिन काम करके कारीगरों को अपना कर चुकाना पड़ता था। आगे है पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में काम कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने के रूप में कर देना पड़ता था। तथा आखेटक और संग्राहकों को कैसे देना पड़ता था? जंगल से वो जो वस्तुएं प्राप्त करते थे ना, आखेटक और संग्राहक थे, वे लोग जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त करते थे उसे मतलब उसका थोड़ा बहुत उसे राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, आगे है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि में 2 बड़े परिवर्तन हुए। कौन कौन से? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के जो फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे थे। पहले लकड़ी के बनते थे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, लेकिन जब लोहे के बनने लगे तो इससे क्या हुआ? फसलों की उपज बढ़ गई, काफ़ी सुविधा हुई। दूसरा परिवर्तन क्या था? खेतों में बीज छिड़ककर धान अब नहीं उपजाया जाता था। खेतों में बीज छिड़ककर धान नहीं उपजाया जाता था। अब सीधे धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया जाता था। इससे क्या होता था ना कि पौधे जो थे वो ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाते थे। ठीक है, आगे है मगध। मगध के बारे में जानते हैं। मगध एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद के रूप में जाना जाता है। गंगा और सोन नदियाँ थी वो मगध से होकर ही बहती है। मगध का एक हिस्सा क्या था? जंगलों से भरा था और यहाँ पे लौहयस्क की खदानें हैं। ठीक है, यहाँ 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। यहाँ पर 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिहार में राजगिरी, जो आज के समय में राजगीर के रूप में जाना जाता है, कई सालों तक ये क्या थी? राजगिरी मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज के समय में पटना है, उसी मगध की राजधानी बनाया गया। पहले राजगिरी को बनाया गया, फिर मगध को बनाया पटना को बनाया गया, मतलब पाटलिपुत्र को बनाया गया। ठीक है, आगे है सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। कहाँ का राजा था सिकंदर? मैसिडोनिया का। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वाला जो बुलेट है ये मैंने बुक में देखा, ये पॉइंट तो बस ऐड कर दिया इसे ऐसे ही। ठीक है, वज्जी के बारे में जानते हैं। वज्जी राज्य की राजधानी क्या? वैशाली, जो आज के समय में क्या है? बिहार। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ एक अलग किस्म की ही शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या कहते हैं? संघ, गण या फिर संघ। गण किसे कहते हैं? कुछ लोगों के समूह को गण कहा जाता है, और संघ सभा या फिर संगठन को। ठीक है, गण या फिर संघ में कई शासक हुआ करते थे। ठीक है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण या फिर संघ में कई शासक हुआ करते थे और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता था। और मतलब ये जितने भी लोग थे ना गण या संघ में, ये सारे मिलकर ही काम करते थे। जो भी डिसीजन लेना हुआ, कुछ भी राज्य से रिलेटेड कोई भी बात हुई, कुछ भी महत्वपूर्ण काम हुआ, तो ये लोग सारे मिलकर ही किया करते थे। राज्य की देखभाल, जनता की रक्षा इत्यादि सब कुछ। ठीक है, बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित हैं। बुद्ध और महावीर क्या गण या संघ से संबंधित हैं। उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चला। उनका राज्य कब तक चला? अब से 1500 साल पहले तक। ठीक है, 9 नंबर पर आते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। 2500 साल पहले क्या हुआ? एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये जो शासन व्यवस्था थी ना, ये जो एथेंस के लोगों ने स्थापित की थी, ये लगभग 200 सालों तक चली। इसमें क्या होता था कि 30 वर्ष से ज़्यादा के जो उम्र के पुरुष हुआ करते थे, जो दास नहीं थे, उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, और एथेंस में क्या होता था कि साल में लगभग 40 बार सभा बुलाई जाती थी। 40 बार सभा बुलाई जाती थी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए, और इस सभा में हर नागरिक को शामिल होने का अधिकार था। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं या फिर और भी कुछ लोग या फिर दास वगैरह शामिल नहीं हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा महिलाओं को नागरिकता प्राप्त नहीं थी यहाँ पे। साथ ही साथ जो विदेशी वहाँ पे व्यापार करने जाते थे उन्हें भी नहीं प्राप्त थी नागरिकता। इसके साथ दास जो छोटे मोटे कार्य किया करते थे उन्हें भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। साथ ही इस शासन व्यवस्था में कुछ पद ऐसे हुआ करते थे
जिन पर नियुक्ति कैसे की जाती थी, लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। उनके प्रशासन में कुछ पदों पर नियुक्ति कैसे की जाती थी, लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, बस इतना काफ़ी है जानकारी के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे ही लिखे हैं, तो आप लोग नोट्स बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो बस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर एक बार, क्योंकि और सुधार करना है मुझे, जो भी गड़बड़ हुई, जो भी कुछ दिक्कत आ रही है इसमें मेरे वीडियो में। तो और अच्छा लगे तो प्लीज़, पहले भी कहा है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। फिर चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।